बेटे हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? ओके, हमने जो है यहाँ से किया था कि व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, ये हमने लास्ट खत्म कर दिया था। ओके, तो आज यहीं से थोड़ा रिकैप करते हैं, यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। तो बेसिस क्या होते हैं कि जब हम उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, वो क्या है, हमारा बेस है। ये कॉमन प्रॉपर्टी है सारे बेस के साथ। ओके, जितने भी बेस हैं सारे प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारे पास अल्कोहल है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, इनमें भी OH ग्रुप होता है, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसके ये बेस नहीं होते। ना तो ये बेस है और ना ये हमारे एसिड है। तो ये हमने लास्ट क्लास तक हमने इसमें कर लिया था। और अब हम आगे करते हैं, अब हम आगे करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी अभी पीछे, जो इक्वेशन में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी हमारे पास कि जिसमें एसिड और बेस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे सॉल्ट बनाते हैं। तो ये एक टाइप की क्या थी, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। ये एक टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी हमारे पास है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली आयन एक्सचेंज हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई ए बी हमारे पास एसिड है और कोई बेस है हमारे पास CD। ओके, तो ये क्या है, ए वाला जो है डी के साथ जा रहा है और बी वाला हमारा सी के साथ जा रहा है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, AC प्लस BB हमारे AD प्लस CB हमारे पास ये बन जाए। ओके, बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास जैसे एसिड है हमारे पास HX, तो यहाँ पर ये HX क्या है, देखिए ये HX हमारे पास एसिड है, तो जब ये डिसोशिएट होगा तो H क्या बनाएगा, हमारा कैटाइन बनाएगा, और X क्या है हमारे पास यहाँ पर एनाइन है। तो मतलब क्या है कि ये हमारे पास नेगेटिव आयन है और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयन हमारे पास ये। ओके, जब ये देखिए, तो इसको कैसे डिसोशिएट करना है, HX ये हमारे पास डिसोशिएट होगा, तो H प्लस और ये X माइनस, तो ये हमारा कैटाइन बन गया, ये एनाइन बन गया। ये कहाँ हो रहा है, हमारा वाटर में हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एसिड में हाइड्रोजन आयन भी है, एसिड में हाइड्रोजन आयन भी, और एसिड में हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव आयन। अब देखिए ये जैसे हमारे पास ये बेस है, ये MOH, जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, ये हमारे पास M प्लस कैटाइन बन रहा है ये, और ये प्लस OH माइनस क्या बन रहा है हमारा, ये नेगेटिव आयन है। तो अब क्या होगा कि ये जो कैटाइन है और ये जो एनाइन है, M प्लस प्लस X माइनस कंबाइन करेंगे, क्या बना लेंगे, MX, जो कि हमारा सॉल्ट है। और ये जो है हमारे पास OH माइनस आयन और H प्लस आयन मिलकर के क्या बना देंगे हमारे पास, ये हमारे पास वाटर बना देंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन आयन जो कि हमारा एसिडिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, जो हाइड्रोक्साइड आयन जो कि हमारा बेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना दिए, वाटर बना दिए। मतलब दोनों ये एक दूसरे के इफेक्ट क्या किया, हमारा न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ आयंस इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, चलिए पढ़िए। Neutralization reaction between acids and bases in terms of ions involved. All the acids generate H positive aqueous ions and all the bases generate hydroxide negative aqueous ions. So these ions combine to form water and neutralization reaction occurs. Acid plus base gives salt plus water. HX plus MOH gives MX plus HOH or H2O. Example: HCl plus NaOH gives NaCl plus HOH or OH. H2O. HCl gives H positive aqueous plus Cl negative aqueous. NaOH gives Na positive aqueous plus OH negative aqueous. Na plus aqueous, Na positive aqueous plus Cl negative aqueous gives NaCl. H positive aqueous plus OH negative aqueous with neutralization gives H2O liquid water. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे ये? हाँ. ओके, अब देखिए बेटे कंसंट्रेटेड एसिड और बेस क्या होते हैं। आपने 9th में मैंने आपको पढ़ाया था कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड जो है
सेकंड चैप्टर में ध्यान हो बेटे आपको, तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा, और डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है। याद है कि नहीं? हाँ मामा जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ध्यान रखना बेटे, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड जो क्या होते हैं, टर्म जो होते हैं, वो हमेशा रिलेटिव टर्म होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटे, मान लीजिए हमारे पास 4 ग्लास हैं, ठीक है। इन चारों ग्लासेस में बेटे हमने 100 ml वाटर ले लिया। क्या ले लिया हमने? 100 ml वाटर ले लिया। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। इसमें हमने 1 स्पून सॉल्ट मिलाया है, इसमें 2 स्पून सॉल्ट है, इसमें 3 स्पून सॉल्ट है, इसमें क्या है बेटे हमारे पास 4 स्पून सॉल्ट है। अब बताओ कौन सा कंसंट्रेटेड है, कौन सा डाइल्यूटेड है? हाँ जी बोलिए बच्चे। कंसंट्रेटेड है ये 4 स्पून सॉल्ट वाला लास्ट वाला, और ये डाइल्यूट है concentrated पहले है। वाला। हाँ ये क्या, ये कंसंट्रेटेड है, ये हाँ डाइल्यूटेड कौन सा है? फर्स्ट वाला 1 स्पून सॉल्ट। तो बाकी दोनों का क्या करें? वो क्या है फिर? वो उनका कहीं नंबर नहीं आता है? क्यों भाई बेटे, उनका कहीं नंबर आता है या नहीं आता है? कौन सा नंबर? ये सेकंड और थर्ड वाला, इनको क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड या कंसंट्रेटेड? सेकंड वाला डाइल्यूट, थर्ड वाला कंसंट्रेटेड। तो इसको क्यों कंसंट्रेटेड बोलेंगे फिर, जब ये कंसंट्रेटेड है? तो दो सॉल्यूशन थोड़ी कंसंट्रेटेड हो सकते हैं बेटे। देखो दोनों में जो मैं वाटर इसको ए बी सी डी मान लेता हूं। यदि हम ए और बी में देखें तो ए हमारा डाइल्यूटेड है और बी क्या है, कंसंट्रेटेड है। यदि हम बी और सी में देखें, बी डाइल्यूटेड है, सी क्या है, कंसंट्रेटेड है। सी और डी में देखें, सी डाइल्यूटेड है और डी क्या है, हमारा कंसंट्रेटेड है। मतलब हमेशा हम क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन का कंपैरिजन करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मतलब क्या है, हमें कंपैरिजन करना होता है। या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए हर एक में 1 स्पून सॉल्ट है, हर एक में 1 स्पून सॉल्ट है, इसमें 10 ml पानी है, इसमें 20 ml पानी है, इसमें 30 ml पानी है और इसमें 40 ml पानी है। बताइए कौन सा डाइल्यूटेड, कौन सा वो है? इसमें पहला वाला तो डाइल्यूटेड है, अच्छा, और पहले और दूसरे में से देखो बेटा, दूसरे वाला ये हमारा हाईली कंसंट्रेटेड है, इसका ये लेस कंसंट्रेटेड मीन्स है, ये इस पहले वाले से थोड़ा डाइल्यूटेड हो गया, ये इससे और डाइल्यूटेड हो गया, ये हाईली डाइल्यूटेड हो गया। क्योंकि सभी में पानी, अब यहाँ पानी बढ़ता जा रहा है ना यहाँ पर, हाँ या ना? क्या बढ़ता जा रहा है? पानी बढ़ता जा रहा है। क्या लिखा है, मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। तो ये बेटे हाईली डाइल्यूटेड हो गया और ये हाईली क्या हो गया, हमारा कंसंट्रेटेड हो गया। समझ में आया कि नहीं? बीच वाला हम ऐसी कंपैरेटिव टर्म हम इसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। रीड करो। Concentrated acids and bases. A concentrated acid or base is one which contains the minimum possible amount of water in it. Dilute acids and bases. A dilute acid or base is one which contains much more amount of water in it. अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले तो रीजन बेटे हमें पता होना चाहिए कि हम डाइल्यूशन एसिड बेस का करते क्यों हैं। व्हाट इज द रीजन, व्हाई डू वी डू देम? तो बता सकते हो बेटे हम क्यों करते हैं? हाँ बच्चे, हमें डाइल्यूशन एसिड बेस का क्यों करना होता है? ताकि अगर हम कभी एक्सपेरिमेंट में यूज करें तो वो अगर गलती से भी वो हमारे पे गिर जाए तो ज्यादा इफेक्ट ना करे। नहीं, देखिए चलिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं बेटे। आपने देखा ना एक रूह अफ़ज़ा आती है, आया ना? हाँ
देखा ना बेटे, एक रूह अफ़ज़ा आता है और एक आती है बेटे पेप्सी की बोतल। ये भी 1 लीटर की आती है, ये भी 1 लीटर की आती है। या सुनो, ये 1 लीटर पेप्सी कितने की आती है? मुझे नहीं पता, क्यों मैं पीता नहीं। कितने की आती है 1 लीटर? मेरे ख्याल से 50 रुपीज के आसपास की तो आती होगी नहीं? हाँ बच्चे, हमें नहीं पता, हम नहीं पीते थे। अच्छा हो सकता है 50 आके, आज से कुछ साल पहले 30-40 रुपए की आया करती थी, 40 रुपए के आसपास की। तो हो सकता है 50 के आसपास की तो होगी, चलो 50 की मान लेते हैं। लेकिन रूह अफ़ज़ा की एक बोतल 200 रुपए की आती है, नहीं आती है? हाँ, तो ये कौन सी महंगी बोतल हुई, रूह अफ़ज़ा की या पेप्सी की? ये महंगा हुआ ना। लेकिन पेप्सी में 1 लीटर में मैक्सिमम कितने लोग पी सकते हैं? 5 पीपल पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं? हाँ, तो मतलब 10 रुपीज पर पर्सन हो गया। ये सुनो, 10 रुपीज पर पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अब यहाँ पर 1 लीटर रूह अफ़ज़ा में कितने लोग पी सकते हैं बेटे? हम मान लो थोड़ी सी मार्केट से शुगर ले लें, 1 kg, ठीक है, जो कि करीब अराउंड 40 रुपीज के आसपास की आती है। तो इस टू, पानी हमारे पास फ्री है, वाटर क्या है हमारे पास? फ्री। तो बेटे इस 240 रुपीज में कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम 100 लोग तो पी लेंगे ना, हाँ, आया ना? क्योंकि देखा है ना, हाँ, रूह अफ़ज़ा हमेशा डायरेक्ट नहीं पिया जाता, उसको क्या करते हैं हम, पानी में डाल के पीते हैं। देखा है कि नहीं? आया ना? हाँ, तो मतलब हाँ, एक मामा जी। लीटर कितना पड़ा? 2.5 रुपए या 3 रुपए के आसपास का पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, दूसरी चीज क्या है बेटे, रूह अफ़ज़ा में शुगर का टेस्ट हम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ज्यादा या कम करना है, ये सुनो। हाँ, लेकिन क्या पेप्सी में ऐसा कर सकते हैं हम लोग? नहीं, तो अब सस्ता कौन सा हुआ, रूह अफ़ज़ा या पेप्सी? रूह अफ़ज़ा। मतलब दिखने में क्या था, वो महंगा था, पेप्सी दिखने में सस्ती थी, लेकिन यूज में क्या पड़ा, पेप्सी महंगी पड़ी और रूह अफ़ज़ा क्या पड़ा, सस्ता पड़ा। क्लियर? हाँ, अब यही आप एसिड बेस का देखो। देखिए बेटे, हमें जो लेबोरेटरी में क्या होता है बेटे, कि लेबोरेटरी में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन चाहिए होती है। क्लियर? हाँ, ये नहीं कि एक ही कंसेंट्रेशन। देखिए पेप्सी में तो एक ही कंसेंट्रेशन मिलेगी, लेकिन रूह अफ़ज़ा में हम अपनी कंसेंट्रेशन अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ज्यादा या कम पानी हाँ, मिला करके। ये सुनो, हाँ, मामा जी। ऐसे बेटे क्या होता है, लेबोरेटरी में हमेशा एक ही कंसेंट्रेशन की जरूरत नहीं होती। हमें कभी किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कोई ज्यादा कंसेंट्रेशन का चाहिए, कोई कम डाइल्यूटेड चाहिए, कोई हाईली डाइल्यूटेड चाहिए। तो क्या है कि मार्केट से हम हर तरीके का डाइल्यूशन लेके आएंगे। तो एक तो क्या होगा, हमारा स्पेस वो होगा, बहुत ज्यादा जाएगा। मान लो हमें कभी, जैसे मान लीजिए 1% एसिड सॉल्यूशन चाहिए, मतलब क्या है, 1 ml एसिड और 90 ml वाटर, 99 ml वाटर। क्लियर? किसी एक्सपेरिमेंट मान लीजिए 2% वाला चाहिए, तो मतलब क्या है, हमें मार्केट से 1%, 2%, 3% के अलग अलग खरीदने पड़ेंगे, नहीं खरीदने पड़ेंगे? तो इससे क्या आएगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी। कॉस्ट क्यों आएगी? क्योंकि जितना, देखो मान लो बेटे हमें 100 लोगों के लिए रूह अफ़ज़ा बनानी होती, मार्केट से बोतल लेके आते, देखिए यहाँ पर 100 लोगों के लिए कम से कम हमको 20 बोतल लेके आनी पड़ेंगी, आया ना? हाँ, तो बेटे 20 बोतल में हमारा कॉस्टिंग वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है? तो इसलिए मार्केट में क्या होता है बेटे, मार्केट में एसिड जो बेस आते हैं वो कंसंट्रेटेड आते हैं मार्केट के अंदर, जिससे कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उनको डाइल्यूट करके अपने नीड के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। बात समझ में आ गई हाँ, मामा जी। कि क्यों हमें डाइल्यूशन की जरूरत होती है? उसको अफोर्ड करने के लिए।
मतलब क्या है कि बेटे जो हमें रिक्वायर्ड डाइल्यूशन का चाहिए वो हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, हमें हर तरीके का डाइल्यूशन मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटे, जब हमें डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, एसिड को या बेस को हमें पानी में डिसॉल्व करना है। किसमें डिसॉल्व करना है? पानी में। अब क्वेश्चन आता है कि पानी में एसिड मिलाएं या एसिड में पानी मिलाएं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? पानी में एसिड। एसिड में पानी क्यों नहीं मिला दें हम डायरेक्टली? क्योंकि अगर हम पानी एसिड में पानी मिलाएंगे तो इससे रिएक्शन हो सकती है। क्या रिएक्शन होगी बेटे पानी से डाइल्यूट? आप ये बताओ मुझे, यदि आप पानी में चीनी में पानी मिलाओ तो बेटे क्या होगा, चीनी ज्यादा डिसॉल्व ही तो होगी, पानी के साथ कोई रिएक्शन थोड़ी होनी है बेटे। लेकिन अगर हम एसिड में पानी नहीं, उसके साथ रिएक्शन क्या होगी? कोई रिएक्शन एसिड जो है? बोलो, कंफ्यूज हो गए हैं क्या? बोले केमिकल रिएक्शन बेटे, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, उससे केमिकली रिएक्शन सिर्फ यही होगी कि वो एसिड का डिसोसिएशन हो जाएगा, बस यही होगी, और क्या होना है? नहीं समझ में आ रहा? तो फिर क्या होगा बेटे जो एसिड और बेस का जो डाइल्यूशन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। मतलब क्या है, जैसे आप ये देखो बेटे, पानी में चीनी मिलाते हैं तो थोड़ा पानी ठंडा हो जाता नहीं हो जाता है? क्योंकि उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लेकिन बेटे जब हम एसिड का जब डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होती है, उससे हीट जनरेट होती है। क्या होती है? हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है उसके डाइल्यूशन में। तो मान लो हम एसिड में, मान लो हम क्या करें बेटे, ये जैसे बेटे एसिड है, इसमें डायरेक्टली वाटर मिला दें तो क्या होगा, सडनली बहुत सारी हीट जनरेट होगी। क्या होगी? सडनली बहुत सारी हीट जनरेट होगी, और इससे क्या हो सकता है, एसिड बाहर निकल के आ सकता है, और जो डाइल्यूट कर रहा है उसके फेस पे आ सकता है, उसकी बॉडी पे आ सकता है, उसको हार्म पहुंचा सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। इवन जो बीकर जिसमें कर रहा है वो ब्रेक भी हो सकता है हीट की वजह से। तो इसलिए हम बेटे एसिड में डायरेक्टली पानी नहीं मिलाते या बेस में डायरेक्टली पानी नहीं मिलाते। हम क्या करेंगे बच्चे, हम जो है वाटर लेंगे और एसिड लेंगे, थोड़ा सा एसिड डालेंगे और एक ग्लास की रॉड लेंगे। क्या लेंगे? ग्लास की रॉड। थोड़ा सा एसिड डालेंगे, रॉड से उसको, जैसे थोड़ा सा एसिड डाला, रॉड से इसको हिलाया, फिर थोड़ा सा एसिड डाला, फिर रॉड से इसको हिलाया, फिर थोड़ा सा एसिड डाला, फिर रॉड से हिलाया। थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालना है और उसको साथ में हिलाते जाना है। तो इससे क्या होगा बेटे, थोड़ा सा एसिड डाला है, पानी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, काफी कुछ हीट तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पानी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। पता है ना आपको? हाँ जी, मैं कह रहा हूं बेटे, जब हम थोड़ा सा एसिड पानी के अंदर मिलाएंगे तो जो हीट जनरेट होगी वो क्या करेगा, वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हम हिला रहे हैं उससे थोड़ी हीट बाहर निकल जाएगी एनवायरमेंट में। फिर एसिड निकाया, फिर वो हिलाया, तो फिर एसिड थोड़ी हीट बाहर निकल गई, थोड़ा पानी ने एब्जॉर्ब कर दिया। तो स्लोली एंड स्लोली उसको कंटिन्यूअसली स्टिर करते हुए जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो वो प्रॉपरली डाइल्यूशन उसका हो जाएगा विदाउट एनी हार्म। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। पढ़िए। Diluting acids and bases. Mixing of bases and acids with water and exothermic process. A dilute acid or base is obtained by mixing the concentrated acid with water. The process of mixing bases or acids in water is a highly exothermic reaction. If we dissolve bases like sodium hydroxide or potassium hydroxide in water, the solution is found to be hotter. This shows that the dissolution of base or acid in water is an exothermic process. Care must be taken while mixing concentrated nitrate acid or sulfuric acid with water.
The dilution of a concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with constant stirring so that heat is evolved gradually and easily absorbed by the large amount of water to which acid is being added. Water shall not be added to acid because if water is added to a concentrated acid, then a large amount of heat is evolved at once. It may cause mixture to splash out on face and cloths and cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating. अब नेक्स्ट आता है बेटे, ये मान लीजिए हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, तो उसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है या नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी बेटे हम डाइल्यूट करते हैं तो उसमें पर वॉल्यूम पर ml जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए चीनी का शरबत था, उसमें थोड़ा पानी और मिला दिया तो शरबत फीका हो जाता नहीं हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पर वॉल्यूम में चीनी क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसी बेटे जब हम एसिड बेस को डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, उसके पर वॉल्यूम में बेटे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे, कम हो जाए। क्लियर? रीड करो। Effect of dilution of ions H positive aqueous and hydroxide ions OH negative aqueous and concentration of acids and bases. Mixing an acid or base with water results in decrease in concentration of ions H2 positive OH negative per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. अब देखिए बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस बेटे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कुछ एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड होते हैं वीक होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनको जो है बेटे हम नहीं यूज कर सकते, पी नहीं सकते, अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले सकते, लेकिन वीक एसिड्स को हम ले सकते हैं। तो दो तरीके हमारे ग्रुप हैं, लेकिन ऐसा क्यों है बेटे, स्ट्रॉन्ग क्यों है और वीक क्यों है, वो हम इस टॉपिक में देखते हैं। देखिए बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा। क्या होगा इसका बेटे? स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होगा? कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा पानी के अंदर। ठीक है, कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे बेटे HCl था, उसको पानी में हमने डिसॉल्व कराया, तो ये क्या होगा बेटे, कंप्लीट डिसोसिएशन H3O प्लस आयन बनाएगा और क्या बनाएगा हमारा, ये क्लोराइड आयन बना देगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। इस कंप्लीट डिसोसिएशन की वजह से क्या होगा बेटे, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे वो क्या होंगे, मोर होंगे, सबसे ज्यादा होंगे बेटे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी, विगरस रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? विगरस, बहुत तेजी से रिएक्शन होती है। मतलब क्या है, जो भी हमने एसिड्स की रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे रिएक्शन विद द मेटल बहुत तेज होगी, ऐसे रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स बहुत तेज होगी। समझ में आया कि नहीं आया? और जब इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उनमें से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, पास होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं ये? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। क्लियर समझ में आया? अब जैसे एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे नाइट्रिक एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एग्जांपल किस चीज के? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। और बेटे ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इनका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भी इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, मतलब इनको हम बॉडी के अंदर नहीं ड्रिंक कर सकते। क्लियर? दे आर नॉट सेफ फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी पे मान लीजिए गिर जाएंगे तो दे विल प्रोड्यूस द मोर बर्निंग सेंसेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस स्किन को जला देंगे कंप्लीटली। देखिए वीक एसिड क्या होते हैं बेटे, इनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है। क्या होता है? पार्शियल डिसोसिएशन या पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। जैसे हम एग्जांपल बात करें CH3COOH, ये हमारा क्या है, विनेगर में एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड होता है बेटे। जब भी हमें इसका पार्शियल डिसोसिएशन को दिखाना है तो हमको डबल साइडेड एरो से दिखाना होता है इस तरीके। तो ये क्या होगा, CH3COO - AQ
ये वाटर है साथ में इसमें, और प्लस H प्लस AQ आयंस इसमें बन जाएगा। इसमें क्या होगा बेटे, ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं लेस नंबर में होंगे, रिएक्शन स्लो होंगी इनकी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। कैसे पता कर सकते हैं बेटे, जैसे हम विनेगर ले लें, ठीक है, और एक ले रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटे इसमें भी हम जो है क्या डालें, बेकिंग सोडा डालें, और इसमें भी हम बेकिंग सोडा डालें, तो क्या होगा, इसमें रिएक्शन बहुत तेज होगी, इसमें रिएक्शन स्लो हो जाएगी। सॉरी, इसमें रिएक्शन तेज होगी और इसमें रिएक्शन क्या होगी, ये स्लो होगी। इसमें एफर्वेसेंस बहुत ज्यादा होगी, इसमें एफर्वेसेंस कम होगी। क्लियर हुआ? हाँ। या बेकिंग सोडा ना लें, इसमें हम जिंक इसमें भी डाल दें और जिंक इसमें भी डाल दें, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कम प्रोड्यूस होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। या ये भी नहीं ले तो हम क्या करें, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दें, तो यहाँ पर बल्ब कम ग्लो करेगा, यहाँ पर बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो ये हमारा इसका एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का डिफरेंस रहता है। वीक एसिड में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सब क्या होते हैं बेटे, हमारे वीक एसिड्स हमारे ये होते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। जैसे मतलब मैंगो में, टोमेटो में, दही में, जितने भी हम नेचुरल एसिड्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, वीक एसिड्स होते हैं। और इसलिए क्या है कि इनको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में हम अपना ड्रिंक भी कर सकते हैं, बॉडी के अंदर यूज भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। चलिए रीड करिए, पढ़ो। Strong acids. An acid which is completely ionized in water when dissolved in water produces a large amount of hydrogen ions as positive aqueous is called a strong acid. Example: HCl, HNO3, H2SO4, etc. All mineral acids except carbonic acid are strong acids. Their dissociation is represented by putting a single arrow towards the ions produced, showing their complete dissociation or ionization. HCl plus water gives H positive aqueous plus Cl negative aqueous. HNO3 plus water gives H positive aqueous plus NO3 negative aqueous. H2SO4 plus water gives 2H positive aqueous plus SO4 2 negative aqueous. The word strong refers to the degree of ionization and not to the concentration of acid. Due to large amount of H positive aqueous ions in the solution, strong acids react very rapidly with other substances such as metals, metal carbonates, and metal hydrogen carbonates, etc. Having high electrical conductivity. Thus, they are strong electrolytes. Strong acids are very dangerous to drink. Even the dilute solutions of strong acids are extremely harmful to drink. Weak acids. The acids which are partially ionized when dissolved in water are called weak acids. They produce a small number of hydrogen ions in solution. Example: acetic acid CH3COOH, formic acid HCOOH, carbonic acid H2CO3, phosphoric acid H3PO4, sulfurous acid H2SO3, etc. The organic acids are weak acids. Their dissociation is represented by putting a both-sided arrow or double arrow. CH3COOH plus water gives CH3COO negative aqueous plus इनको कहते हैं बेटे एसिटेट आयन। ये क्या होते हैं, हमारे एसिटेट आयन होते हैं ये। ठीक है, ठीक है। H2CO3 plus water gives 2H positive aqueous plus CO3 2 negative aqueous. HCOOH plus water gives HCOO negative aqueous plus H positive aqueous. Due to a small amount of H positive aqueous ions present in the solutions, weak acids react quite slowly with other substances such as metals, metal carbonates, metal hydrogen carbonates, etc. Have low electrical conductivity. They are weak electrolytes. Dilute solutions of weak acids are quite safe to drink, so they are used as food ingredients. बात समझ में आ गई बेटे? हाँ। अब देखिए यूज, देखिए इनके ऑर्गेनिक एसिड्स के यूज क्या होते हैं बेटे। जैसे एसिडिक एसिड है बेटे, इन द फॉर्म ऑफ विनेगर हम यूज करते हैं। जो विनेगर सिरका जो घरों में यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो एसिडिक एसिड होता है बेटे।
ठीक है, जैसे टोमेटो केचप वगैरह में, पिकल्स वगैरह में, इन सब चीजों में यूज किया जाता है बेटे, या चाउमीन वगैरह बनाने में। जो टार्टरिक एसिड होता है बेकिंग पाउडर में यूज करते हैं। इसके अलावा घर में लोग कुछ कढ़ी वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं। कार्बोनिक एसिड जो हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक जो आती है, पेप्सी, कोला वगैरह, सोडा वाटर आते हैं, वहां यूज करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका कहाँ यूज होता है, मिनरल एसिड्स का, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे में फर्टिलाइजर बनाने हो बेटे, अमोनियम सल्फेट, पेंट वगैरह, तो इनमें यूज होता है बेटे। नाइट्रिक एसिड जैसे हमारे पास कुछ जैसे एक्सप्लोजिव है, टीएनटी वगैरह, डाइस, प्लास्टिक वगैरह, यहाँ यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटे जैसे गैल्वेनाइजेशन से पहले उनको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, डाइस वगैरह में, फूड लेदर इंडस्ट्री वगैरह में यूज इसको हम करते हैं। पढ़िए। Uses of organic weak acid. Acetic acid in the form of vinegar used in making pickles and tomato ketchup. Tartaric acid used in baking powder. Carbonic acid used in fizzy soft drinks and soda water. Uses of mineral acids in industry. Sulfuric acid in manufacture of fertilizers like ammonium sulfate, paints, dyes, chemicals, plastic, synthetic fibers, detergents, explosives, and car batteries. Nitric acid in making fertilizers like ammonium nitrate, explosives like TNT, trinitrotoluene, dyes, and plastics. Hydrochloric acid for removing oxide film from steel objects before they are galvanized, for removing scale deposits from inside the boilers, also used in dye stuffs, textile, food, and leather industries. ये वजह टीएनटी, इसको डायनामाइट भी बोलते हैं। इसको सुना होगा ना, डायनामाइट एक्सप्लोजिव होता है, इसको डायनामाइट भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ. पढ़िए क्वेश्चन। Equal lengths of magnesium ribbon is taken in test tubes A and B. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A, while acetic acid CH3COOH is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? बेटे अभी अभी मैंने समझाया, बताइए कहाँ होगी। ए वाले में होगी क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज किया गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड का अभी समझाया था ना क्वेश्चन मैंने। हाँ हाँ, तो बेटे ए वाला हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों होगी स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो क्यों होगी? क्योंकि उसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इसका मतलब क्या है? मोर हाइड्रोजन। मोर हाइड्रोजन इसका मतलब मोर फिजिंग। क्लियर? हाँ। पढ़िए। In test tube A, reason HCl acid is a strong acid, whereas acetic acid CH3COOH is a weak acid. So HCl should contain much greater amount of hydrogen ions in it than acetic acid CH3COOH. Fizzing is due to the evolution of hydrogen gas produced by the action of acid and magnesium ribbon. As tube A has a greater number of H positive aqueous ions than tube B, so more vigorous reaction will occur in tube A than tube B, and more hydrogen will be produced. अब देखिए बेटे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं बेटे? जैसे हमने एसिड्स को कैटेगराइज किया उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है बच्चे? कि जो बेस पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। और इनको भी एक एरो से करेंगे। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे? ये बेटे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इनकी भी रिएक्शन विगरस होंगी, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और ये भी बहुत फास्ट रिएक्शंस क्रिएट करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ। वीक बेस क्या होते हैं बेटे? वीक बेस वो होते हैं जिनका पार्शियल डिसोसिएशन होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड होंगे, फ्लो रिएक्शंस होंगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है बेटे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। बेटे कैल्शियम कभी कभी हमारा स्ट्रॉन्ग में भी आ जाता है, ध्यान रखना बेटे। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड रहता है, कभी कभी इसको हम स्ट्रॉन्ग में भी ले लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। चलिए पढ़िए। Strong and weak bases. Strong base. A base which completely ionizes in water and thus produces a large number of OH negative aqueous ions is called a strong base or a strong alkali. Example: sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc. There, this association is represented by putting a single arrow towards the ions produced. NaOH plus water gives Na positive aqueous plus OH negative aqueous.
KOH plus water gives K positive aqueous plus OH negative aqueous. Weak base, a base which is partially ionized in water and produces a smaller number of OH negative aqueous ions, is called weak base. Example: ammonium hydroxide NH4OH, calcium hydroxide CaOH whole twice, magnesium hydroxide MgOH whole twice, etc. अब बेटे इनके यूज देखिए, इनके यूज क्या होते हैं बेटे, यूज पढ़ो इनके, जो पहले स्ट्रॉन्ग बेस के यूज दिए हुए हैं, पढ़ो इनको। NaOH used in manufacture of soap, paper, and a synthetic fiber called rayon. CaOH whole twice flake lime used in manufacture of bleaching powder. MgOH whole twice used as an anti-acid to neutralize excess acid in the stomach. बेटे इसको हम जो मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेटे, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेटे, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ये एज ए एंटासिड यूज होता है बेटे। मतलब जो है, जब कभी मान लो हमको एसिडिटी डाइजिन वगैरह में ये मिलता है, जहाँ एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो वहां इसको यूज करते हैं। ठीक है ना? Used as an anti-acid to neutralize excess acid in the stomach and cure indigestion. Na2CO3 used as washing soda and for softening hot water. NaHCO3 used as baking soda and cooking food, for making baking powder, as an anti-acid to cure indigestion, and in soda acid fire extinguishers. बात समझ में आ गई बेटे आपको ये? मामा जी, इस for softening hot water का मतलब क्या है? कहाँ पे? 4th point में। हार्ड वाटर बेटे, एक्चुअली जैसे जमीन का जो पानी आता है ना, जमीन का, रिवर्स वगैरह का, ये हार्ड वाटर होता है। इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इस टाइप के सॉल्ट होते हैं जो पानी को हार्ड बनाता है बेटे। हार्ड पानी की क्या पहचान है कि बेटे उसमें झाग नहीं आएंगे। जैसे आप देखो, कभी आप नीचे हैंडपंप का पानी यूज करते हो तो वो पीने में उसका टेस्ट अलग होता है, नहीं होता है? हाँ, शायद अब करते हैं, नहीं करते हैं वहां पे हैंडपंप का पानी यूज? पहले करते थे, अब नहीं करते। लेकिन हैंडपंप के पानी से सिर वगैरह नहीं धोते थे लोग पहले, था कि नहीं था? हाँ। क्यों? क्योंकि बेटे हार्ड वाटर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो उसमें पानी में, साबुन में झाग नहीं आएंगे बहुत ज्यादा, तो ज्यादा पानी हमको यूज करना पड़ता है। तो इसलिए उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसका सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। क्लियर? हाँ। और समझ में आया, नहीं आया? हाँ। अब बेटे ये हम पीएच स्केल अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, परसों में से करेंगे पीएच स्केल को। ठीक है? ठीक।